मैं सही बताऊँ ना सर, मेरे माँ बाप के पास कभी ऑप्शन ही नहीं था कि मतलब वो तय कर पाएँ ओके। कि मेरे लिए मुझे क्या करना है। हाँ हाँ, क्योंकि उन्होंने ना मैं 16 साढ़े 16 की थी, फादर साहब पैरालाइज्ड हो गए। ओके। सडनली रिस्पॉन्सिबिलिटी एकदम से, ऐसा चांटा नहीं लगता जिम्मेदारियों का, वो चांटा लगा एकदम से। तो मुझे लगता है वो 3-4 दिन ऐसे थे ज़िंदगी के कि मेरे को उन्होंने ना एकदम से 10-15 साल बड़ा कर दिया। जब कोई छोरी अपने बाप के कफन ने ले आई, बड़े बाप का, तो रह के गया। मुझे एग्जैक्ट याद है, मैंने पहला ऑडिशन सतीश कौशिक जी की फिल्म के लिए दिया था, छोरियाँ चोरों से कम नहीं होती, जी। और उस फिल्म को नेशनल अवार्ड भी मिला था। पाताल लोक से मुझे बहुत कुछ, मतलब सही बताऊँ तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन वो उस टाइम पे ऐसा था कि 5 प्रोजेक्ट एक तरफ हरियाणा के और एक पाताल लोक पाताल एक तरफ लोक। हो गया था मेरे लिए। कई मिलियन बिलियन लोग उसको देखते हैं इंडिया हाँ, लेवल और मतलब इंडिया से बाहर। इंडिया से बाहर भी, इट इज मतलब बहुत प्यार मिला उससे। देवी वाला तो स्कैम है बिल्कुल, बहुत ही, मुझे तो टोटली स्कैम लगता है महिलाओं को देवी बनाना। औरत रहने दो, लड़की रहने दो, माँ रहने दो, पत्नी रहने दो, देवी मत बनाओ आप उसे। देवी का मतलब तो आप उससे सिर्फ यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सेक्रीफाइस करेगी। सेक्रीफाइस करी, राइट। सिर्फ वो सेक्रीफाइस करेगी तो वो कब तक करेगी? एक दिन तो बस्ट आउट होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल एक दिन तो वो कहेगी अपनी बात, और जब वो कह के थक जाएगी तो वो कड़वा भी बोलेगी। बिल्कुल। शुरू में तो जब मैंने काम करना शुरू किया तो सीधा नीचे लिखा आता था यू हैव टू डू कॉम्प्रोमाइज। तो मैं पहले ऊपर रिक्वायरमेंट नहीं पढ़ती थी, पहले मैं नीचे देखती थी इसमें क्या लिख रहा है, क्या है, तभी तो अप्लाई करूंगी। व्हाइल साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, तो कॉम्प्रोमाइज ऐसे लिखते थे। तो ये बहुत बड़ी डार्क साइड है। हाँ, एंड यू डोंट नो कि इसका मतलब क्या है। शुरू में तो नहीं पता था सर। हाँ, कॉम्प्रोमाइज से मेरे लिए मतलब शुरू में तो बहुत ये था कि मतलब खाना नहीं देते होंगे या स्टे खुद करना होगा, टिकट खुद करनी होगी। मेरे को तो 5 महीने बाद जाके समझ में आया था कि अच्छा ये है। हिंदी मीडियम के थे ना। आई हैव नेवर टॉक्ड अबाउट दिस मेरे किसी दोस्त को। मैंने मेरे माँ बाप को भी 6-7 महीने बाद बताया था। उन्होंने मुझे बहुत बुरी तरह से मारा। मुश्किल भी था वो वक्त। अकेले रहते थे तब आप? मैं अकेले नहीं, मेरे साथ रूममेट रहती थी मेरी। मैंने अपने 1-2 दोस्तों को भी बुला रखा था उनसे मिलवाने के लिए कि मेरी बुआ जी आएंगी, बुआ जी की पसंद की चादर बिछा दो, चंदन वाली चादर। शी स्टार्टेड हिटिंग मी एंड ऐसे मेरे पूरी आंख पे ब्रूज। इस आंख से मुझे 6 महीने में दिखा था। 6 महीने तक मैं घर से नहीं निकली थी। मतलब घसीट के मेरा सर उन्होंने कमरे से जो उनसे बना उन्होंने वो सब किया। मैं आज इस ट्रॉमा के बारे में इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि मुझे अब यूँ लगने लग गया, कभी भी पटाखा हो जाता है बंदे का, राइट। जो मेरे दिल में है वो मैं कह के जाऊंगी, वो मैं दुनिया को बता के जाऊंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल भूमि और आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो रोहतक के एक छोटे से गांव से उठ करके आज उस मुकाम तक पहुंची हैं। आपको बता दें, हरियाणा के गाँवों में ख़ास तौर पर जो है लड़कियों को बहुत ज़्यादा सख्ती होती है। बावजूद उसके उन्होंने पाताल लोक, ओपरी पराई जैसी कई सीरीज़ करी, कई फिल्में करी और आज उस मुकाम पर हैं जहां पर वो हर महिला के लिए एक इंस्पिरेशन बन चुके हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अन्वी सिंह हुड्डा जी की, जो हमारे साथ अभी स्टूडियो में मौजूद हैं। आज तक आपने उनको कैमरे पर ही देखा है, लेकिन आज हम आपको उनकी कैमरे की पीछे की ज़िंदगी से और स्ट्रगल से जो है रूबरू करवाएंगे। तो अंजू जी, सबसे पहले आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत शुक्रिया सरोज जी, थैंक यू सो मच। तो अंजू जी, सबसे पहले आप अपने बचपन और फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं। बचपन मेरा सर किलोई गांव में बीता है और हम 3 बहन भाई हैं। मैं बड़ी बहन हूँ। तो बचपन तो वही जो अपना पुराना गांव का 90s का बचपन होता था कि भाई जो अपना हरियाणा में गेम थे। मैं कबड्डी खेलती थी बेसिकली। 6th क्लास में मैंने खेलनी शुरू करी थी कबड्डी और मैंने 10th क्लास तक कबड्डी खेली। तो बचपन में तो मैं बहुत शरारती, रिबेलियस और लड़ाकी सी थी। फिर धीरे धीरे उम्र के साथ समझ आई चीज़ें, लोग, रिश्ते, रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो फिर बदलते गए। तो आपका ड्रीम बचपन से ही एक्ट्रेस बनने का था या मॉडलिंग लाइन में जाने का था? मेरी ना एक बुआ जी थी, उनके पास मैं ट्यूशन पढ़ती हूँ। मैंने कई बार इस बात का जिक्र भी किया है। तो उन्होंने ना एक दिन पूछा सबसे कि भाई क्या बनना है तुम्हें। तो मैंने ना स्मिता पाटिल जी का एक इंटरव्यू पढ़ा था और उसमें था कि मैं अभिनय में जीना चाहती हूँ। और मैं बहुत इम्प्रेस हुई थी उस इंटरव्यू से ना। मुझे लगा था कि ये कुछ ऐसा है, क्योंकि बचपन में ना हमारे, क्योंकि हम ऐसे परिवेश से आते हैं, हमें कोई ये नहीं बताता तुम्हें क्या बनना है जी। या जो बताते हैं वो ये होता है कि तुम डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, लड़की हो तो टीचर बनो। पारंपरिक चीजें तो चलती है, पारंपरिक जो क्लीश है अभी तक चलता आ रहा था। और आप ये देखो ना, एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की, किसान परिवार की बेटी, कहाँ मैंने ये सपना देखा था कि मैं अभिनेत्री बनूंगी। तो ख्यालों में भी नहीं था। लेकिन मुझे बचपन से ही ना पढ़ना लिखना, थोड़ा थोड़ा
संगीत में बहुत रुचि थी। मेरे दादाजी जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की गज़लें सुनते थे। अच्छा। तो मैं ना सारा दिन वो रेडियो के पास ही बैठी रहती थी, ठीक और है। मेरे मुंह ज़बानी मैंने सारी याद कर ली थी। फिर हमें बस ऐसे ही बात करते करते बुआ जी ने पूछा, कहते तुम्हें क्या बनना है? तो मुझे 4 दिन लगे उनके सामने ये एक्सेप्ट करने में कि मुझे ना एक्ट्रेस बनना है। अच्छा, और उस जब मुझे समय एक्ट्रेस कितनी नहीं एज आता रही था होगी? कहना, मैंने उनको कहा था, मुझे एग्जैक्ट याद है कि बुआ मैंने ना एक्टर नहीं बनना है। अच्छा, मैं आई थिंक होंगी, आई वाज इन 6th स्टैंडर्ड, ओके, छठी क्लास में थी मैं। ठीक है। तो आप तब आपने डिसाइड कर लिया था? मतलब ऐसे मन में आ गया था मेरे। डिसाइड तो बहुत बाद में हुआ। शुरुआत तो मैंने स्पोर्ट्स से करी, फिर मैं गई पढ़ाई की तरफ, MBBS की तरफ, क्योंकि सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत देखता है परिवार। ये नहीं देखता कि बच्चा क्या करना चाहता है, हम ये देखते हैं कि ये इसके लिए स्टेबल। हरियाणा में खास तौर पर देखने को मिला, खास तौर पर गाँव सर में। मुझे लगता है हर जगह है ये प्रॉब्लम थोड़ी थोड़ी। हम अपने परिवेश में ज़्यादा इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि भाई हमारे यहाँ पे एजुकेशन थोड़ी कम रही है, लेकिन आप देखोगे ना, मेरे साउथ के भी दोस्त हैं हैदराबाद बेंगलोर से, तो वहाँ पे भी यही है कि आप हैदराबाद बेंगलोर से हैं तो आप IT में ही जाएं, आप इंजीनियर ही बने। तो ये हर जगह है, सब फेस करते हैं मेरे ख्याल से ये चीज़ को। तो आपने अपने फादर मदर को कब बताया कि मुझे मॉडलिंग करनी है या इस इंडस्ट्री में जाना है? मैं सही बताऊँ ना सर, मेरे माँ बाप के पास कभी ऑप्शन ही नहीं था कि मतलब वो तय कर पाएँ ओके। कि मेरे लिए मुझे क्या करना है। हाँ, क्योंकि उन्होंने ना, मैं 16 साढ़े 16 की थी, फादर साहब पैरालाइज्ड हो गए। ओके। सडनली रिस्पॉन्सिबिलिटी एकदम से, ऐसा चांटा नहीं लगता जिम्मेदारियों का, वो चांटा लगा एकदम से। और उस चांटे से ना मुझे, मेरे ऊपर ही आ गया कि तू ही देख कि तुझे क्या करना है। तो उनके पास ये ऑप्शन कभी नहीं था। हाँ, मैंने जो कह दिया, माँ के लिए हमेशा सब ठीक था। ओके। आज भी मैं कुछ कह दूँ कि मम्मी ऐसा है, तो मेरी मम्मी कहती है हाँ ठीक है, तू देख ले, समझदार है तू। तो वो बहुत भरोसा किया उन लोगों ने। ओके। और वो भरोसा ना, मतलब अभी भी, मतलब मैं जब याद करती हूँ पिछला, कि माँ ने कितना सपोर्ट किया। अनपढ़ है मेरी मम्मी, मेरे फादर साहब भी बहुत नहीं पढ़े हुए, और गांव में रहते हुए, ऐसी सोसाइटी के बीच में रहते हुए इतना मुझे सपोर्ट करना, मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम पे भी कई माँ बाप कर पाएंगे, स्पेशली इस फील्ड के लिए जिस फील्ड में मैं हूँ। तो उनको तो मैंने कहा था कि मैं ये कर रही हूँ, और मुझे लगता है कि इससे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी घर में, और मुझे लगता है मैं अच्छे से कर लूँगी। तो मेरी मम्मी ने मुझसे ये पूछा था, तू कर लेगी ना? अच्छा। मैं कहा हाँ। फिर हमने कोई दिक्कत नहीं, बेबी तन्ने ठीक लगा है तो कर ले। अच्छा। तो एक अनपढ़ महिला का इतना सपोर्ट होना मेरे लिए तो इससे बड़ी बात हो फैमिली का फुल सपोर्ट है। हाँ, रिश्तेदारों की नहीं कह रही मैं। फादर मदर की अगर बात करें, मतलब पेरेंट्स माँ बाबू जी की। का राइट, हमेशा सपोर्ट रहा। ठीक है। तो पहला ऑडिशन आपने कहाँ दिया था और कैसा था? मुझे एग्जैक्ट याद है, मैंने पहला ऑडिशन सतीश कौशिक जी की फिल्म के लिए दिया था, छोरियाँ चोरों से कम नहीं होती जी। और उस फिल्म को नेशनल अवार्ड भी मिला था। मैं बहुत बीमार थी। ओके। और मैं दिल्ली रोहिणी के आसपास कहीं रहती थी उस समय। तो पहले मैंने फ़ोन से ऑडिशन दिया था, और मेरा रोल भी उसमें कुछ ऐसा सही था कि मैं बीमार हूँ, और जगबीर राठी सर ने मुझे रिकमेंड किया था उस रोल के लिए। ठीक है। हाँ, तो मैं राठी सर को थैंक यू हमेशा के लिए, और सतीश कौशिक जी को, उनको ऑडिशन बहुत पसंद आया था। और दूसरा टेक उन्होंने मुझसे मंगवाया था कि एक आप ऐसे कर दें, एक आप ऐसे कर दें, और तब बस वो फाइनली हो गया था। तब तक तो पता भी नहीं था कि मैं इतनी बड़ी चीज़ का हिस्सा बनने जा रही हूँ। राइट। ख्याल में भी नहीं था। तो मुझे ऐसा ही लगता था, क्योंकि पहले मैं थिएटर करती थी। थिएटर किया तो थिएटर के साथ कंफर्टेबल हो गए थे हम, कि हाँ कोई भी कुछ भी ऐसे बोल दी कि 4 लाइनें यहाँ खड़े होकर बोलनी है। तो थिएटर ने, रंगमंच ने बहुत दिया है। उन्होंने, मतलब चाहे मेरे टीचर्स रहे हों, मंच का एक्सपीरियंस रहा हो, नाटक रहे हों, उनसे इतना कॉन्फिडेंस आ गया था, अगर किसी ने कह दिया कि 4 लाइनें यहाँ कहनी है, तो मैं बहुत आत्मविश्वास के साथ बोल देती। तो थिएटर कहाँ पे किया आपने? रोहतक में। रोहतक से? हाँ, जाट कॉलेज से। जाट कॉलेज से, ठीक। उसके अलावा कोई आपने बड़ा, मतलब जैसे कई लोग अनुपम खेर जी के ऐसे बड़े थिएटर्स ज्वाइन करते हैं? मैंने, देखो मेरा जो थिएटर का एक्सपीरियंस है वो अच्छे लोगों के साथ रहा है, अनुपम जी के साथ नहीं, लेकिन कुलदीप कुणाल हैं, उन्होंने भी जतिन सरना के साथ फिल्म की है मोमाकू, और अभी वो सपना चौधरी के साथ फिल्म डायरेक्ट कर रहे हैं। हरियाणा के ही नहीं बल्कि हिंदी रंगमंच के बहुत नाटक लिखे हैं अपने आप में। वो PhD का सब्जेक्ट भी हैं कई यूनिवर्सिटीज़ में। उनको क्रेडिट, उनके लिखे हुए मैंने नाटक किए हैं। सोनू रोंजिया सर हैं जिन्होंने मुझे थिएटर में उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। मतलब मुझे याद है कि मेरे को पहली बार नाटक में 2 लाइनें बोलने को मिली थी, लेडी नारद टाइप का कैरेक्टर था। और फिर मैंने पहला नाटक किया था खामोश अदालत जारी है, फुल लेंथ, 1.5 घंटे लगातार दर्शकों को फेस करना,
और मेरी लाइफ फिर वहाँ से बदली। सोनू रोंजिया सर को, बंटी सर को, इन सब लोगों को क्रेडिट जाता है। पूरी टीम है, मतलब पुलकित सर हैं, अरुण सर हैं, खबरवास में रहे हैं, अरुण शर्मा जी। तो मतलब इन लोगों के साथ मेरी शुरुआत हुई और उसके बाद फिर रवि मोहन जी हैं, उनकी रेपेटरी में भी मैं काफ़ी टाइम रही हूँ। बहुत अच्छा क्राफ्ट पे बहुत ज़बरदस्त काम कराते हैं। मनीष जोशी जी हैं हिसार से, वो रंगांगन थिएटर फेस्टिवल कराते हैं। वहाँ पे परफॉर्म कर करके एक्सपीरियंस हुआ, कॉन्फिडेंस रहा। तो बस इस तरीके से थिएटर से शुरुआत हुई। यानी कि अंजलि जो आज है उसको बनाने में बहुत सारे लोगों का हाथ है। बहुत सारे लोगों का। देखो, जिन्हें क्रेडिट देना चाहिए ना, जिनका बनता है उनको देना चाहिए। और मैंने वाकई लोगों ने बहुत सिखाया है, आज भी सीख रहे हैं लोगों से, चाहे वो नेगेटिव वे में हो चाहे वो पॉजिटिव हो। तो ऐसा कोई मोमेंट आया लाइफ में जब आपको लगा कि अब छोड़ देना थी? नहीं, अभी तक नहीं। ऐसा कभी मतलब ये आदत, मेरा तो जिद्दी स्वभाव है मेरा। मतलब मुझे जब मुश्किल समय आता है ना, तो पता नहीं कहाँ से, लेकिन एक अलग ही मजबूती ला के भगवान छोड़ देता है मेरे अंदर। ओके। क्योंकि आप ड्रास्टिक सिचुएशन देखिए सर, आप परिवार में पहले चीज़ें ऐसी देखी फादर साहब के साथ। मतलब मुझे तो याद है, मेरे को लगता है मैं 3 दिन में बहुत बड़ी हो गई थी मैं, जब पिताजी को वो लगा, उनकी आवाज़ गई। तो मुझे लगता है वो 3-4 दिन ऐसे थे ज़िंदगी के कि मेरे को उन्होंने ना एकदम से 10-15 साल बड़ा कर दिया था। तो एक चीज़ तो थी कि हार नहीं मानूंगी, टूट जाऊंगी। मैंने ज़ीरो से बहुत बार शुरू किया और मुझे बहुत प्राउड है उस चीज़ पे। जब बेटी हुई तो बहुत लोगों ने कहा कि है ना, पोस्टमार्टम भी कैसे काम करोगे। तो मैंने अभी भी ज़ीरो से शुरू किया जी। फादर साहब के साथ चीज़ें हुई तब ज़ीरो से शुरू किया। बीच में बहुत ऐसे मोमेंट आए हैं लाइफ में जब ज़ीरो से शुरू किया। और मैं तो यही कहूँगी कि ज़ीरो से शुरू करने वाले व्यक्ति को ज़िंदगी में कोई नहीं हरा सकता। आपको सिर्फ आप हरा सकते हो। मेरी हार का कारण मैं हो सकती हूँ, कोई और नहीं हो सकता। क्योंकि उसको पता है कि दोबारा से कैसे सब कुछ शुरू करना है। मुझे पता उसके पास इवन इफ आप मुझे तोड़ दो, मैं जोड़ दूंगी अपने आप जी। और इतना मुझे लोगों ने ही मजबूत बनाया है, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। कहीं ना कहीं जिम्मेदारियों ने भी। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सर खूबसूरत होती है। मेरा संघर्ष मेरी पहचान है। अगर मेरे पास संघर्ष नहीं होता तो मैं ज़ीरो होती। मेरे पास सब थाली में होता ना तो मैं शून्य होती। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं खुश नसीब मानती हूँ अपने आप को कि मेरे को ये रोल दिया गया, मेरे घर के लिए दिया गया, मेरे भाइयों के लिए दिया गया, मेरे माँ बाप के लिए दिया गया। और मेरे चाचा की बेटियाँ हैं छोटी, तो मैंने उनसे एक दिन पूछा, मैंने कहा तुझे क्या बनना है? कहती दीदी और तो पता नहीं, तेरे जैसी बन जाऊँ। अच्छा। मेरे तो वही पूरे हो गए। मैंने कहा बस एक को भी इंस्पायर कर दिया तो मैं हो गया। तो साथ ही कभी फाइनेंशियल स्ट्रगल फेस किया? बहुत। बताएंगे थोड़ा सा? मेरी पढ़ाई मैंने खुद की है। अच्छा, तो आप मतलब क्या सोच था फिर आपका इनकम का उस टाइम पे? मैंने बहुत शूट करे हैं। मैंने बहुत प्रिंट शूट्स मैंने किए, मॉडलिंग के शूट्स मैंने किए, मैंने रनवेज बहुत किए हैं। मैंने एड शूट्स, मतलब उस टाइम पे रील्स और इंस्टाग्राम इतना नहीं था। अगर आज वो काम मैं देखूं तो मतलब मुझे मंच ने और इस काम से ही मेरे घर का चूल्हा जला है। मैं पढ़ी भी इसी काम की वजह से हूँ। मैं 12th करते 12th वालों को पढ़ाने लगी थी सर ट्यूशन। 12th करते 12th वाले बच्चों को मैं ट्यूशन पढ़ाती थी। और मतलब मेरे से ऐसा लंबे बच्चे आते थे ट्यूशन में, डर लगता था शुरू में क्लास में बैठते हुए। लेकिन जब आपको पता हो ना, जब आपके पास कोई भी टैलेंट हो, और मुझे इस मामले में मैं सरस्वती माँ की बहुत कृपा मानती हूँ अपने ऊपर। हल खोज लेती थी मैं चीज़ों के, पर कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया मैंने। मुझे बड़ा इस बात पे, कई लोग कहते हैं कि घमंड है इस बात का। आप मेरे जूतों में पैर रख के देखो, सही बात है, आपको पता चलेगा। आप एक 16 साल की लड़की घर से बाहर निकलती है, अकेले अपने दम पे निकलती है, और अगर वो किसी गलत बात टॉलरेट नहीं करती तो बड़ा लोगों के जल्दी ईगो पे लगती है वो चीज़। नहीं, वो संघर्ष आपको वैसा बना देता है, वो मजबूत बना देता है, रफ भी बना देता है, कई बार बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बना देता है। तो बहुत फाइनेंशियल स्ट्रगल बहुत फेस किया। मतलब इतना भी फेस किया है कि मैं रास कलामंद सफ़ीदों में थी और मेरे बड़े फादर एक्सपायर हो गए थे और पापा उस टाइम पे बहुत बीमार थे। जब कोई छोरी अपने बाप के कफन ने ले आई बड़े बाप का, तो रह के गया फिर। सही बात है। और जब ऐसी चीज़ें जब गई ना अंदर से, तो मैं उनको खूबसूरती के साथ याद करती हूँ। मैं कमज़ोरी में नहीं मानती उन चीज़ों को। कहने को उसको आपने अपनी पावर की तरह लिया। हाँ, मेरे लिए वो मजबूती थी। बहुत क्लोज थे, पापा के बहुत क्लोज थे, हमारे बहुत क्लोज थे, बट सारे छोटे थे मेरे से, सारे। मतलब मुझे तो जब मेरे पास फ़ोन आया तब मुझे पता था कि कुछ हो गया है। मैं झूठ नहीं बोलते कि बच्ची है, मैं अकेली में बीमार हो गया, कुछ ऐसा बता देते हैं। हाँ, बीमार हो गया, लेकिन मुझे वहीं पता चल गया था कि हाँ गई जी। तो देखा, लेकिन मतलब राम ने वो सहन करने की भी क्षमता दी है।
कहीं ना कहीं सोसाइटी में देखा गया कि लड़कियों को या तो बहुत ज़्यादा हल्के में ऐसा सोचा जाता है कि ये सिर्फ काइंड ऑफ यूज़ करने की चीज़ है, या फिर इस तरीके से कहीं ना कहीं माइंडसेट है बहुत लोगों का। माइंडसेट क्या, मुझे ही लगता है कि ये बैठ गया जड़ों के अंदर सोसाइटी। राइट। करप्शन नहीं है जैसे, तो ये ना हमारे विचारों के अंदर हम सदियों से जो सोचते आए, जो हमारे जीन्स में जो चीज़ें, जो हेरिडिटरी हमें पास किया जा रहा है, मैं अगर साइंटिफिक बात करूँ तो हमारे जो जीन्स होते हैं कि सोच भी तो पास ऑन होती है, आपके विचार भी तो पास ऑन होते हैं। आप अपने एक्सप्लोरेशन से उसे चेंज कर लेंगे, आप उसे बदल लेंगे, लेकिन आप कितना, आप किस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, किस जगह पे रह रहे हैं। आपने देखो ना, आदमी तो बढ़िया कच्चे पैर का वर्कआउट कर रहा है, धोती पैर के करो ना तुम भी, बिल्कुल। लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि जैसा देश वैसा भेष, आप पहनो वैसा, लेकिन सिर्फ एक औरत के अपनी मर्जी के कपड़े पहनने से, अपनी मर्जी का प्रोफेशन चूज करने से, या फिर अपनी बात कह देने से एकदम से गलत कह देते हैं। मुझे बड़ा, मैंने अभी पीछे से कुछ चीज़ें आसपास हुई थी, तो मैंने एक छोटी सी कविता कह लूँ, एक बात मेरे मन में आई थी कि एक आदमी ने मुझे कहा गया था, मैं 60 साल से पंचायती हूँ जी। 60 साल से आपने पंचायतों में कभी किसी औरत की बात सुनी या समझी है? अगर समझा जाए ना औरत को, औरत से खूबसूरत प्यारी नायाब तोहफा भगवान ने कुछ भी नहीं बनाया जी। आप सिर्फ समझाओगे ना, आप उसको प्रेशर करोगे तो एक दिन वो फटेगी। 70 के दशक की महिलाएं कुछ और थी, बिल्कुल। 80 के दशक की महिलाएं कुछ और हैं, बिल्कुल। 90 के दशक की कुछ और थी, 2000 के दशक की कुछ और थी, और आज की दशक की महिलाएं कुछ और हैं। वो काम भी कर रही है, वो बच्चा भी देख रही है, वो समाज भी देख रही है, वो आपको भी देख रही है। मुझे लगता है औरत की बड़ी सीमित डिमांड है जी। चाहे वो पति से हो, माँ से हो, बाप से हो, भाइयों से हो, आप उससे प्यार से बोल लो, वो पीछे जाएगी आपके नीचे। आप उसे वो करने दें जो वो करना चाहती है, क्योंकि है औरत के अंदर इतनी ताकत। अरे औरत अपने शरीर से एक शरीर बना देती है, बिल्कुल, एक आत्मा बना देती है। कहने को तो आपने देवी बना दिया, देवी वाला तो स्कैम है, बिल्कुल, बहुत ही, मुझे तो टोटली स्कैम लगता है महिलाओं को देवी बनाना। औरत रहने दो, लड़की रहने दो, माँ रहने दो, पत्नी रहने दो, देवी मत बनाओ आप उसे। देवी का मतलब तो आप उससे सिर्फ यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये सेक्रीफाइस करेगी, राइट। सिर्फ वो सेक्रीफाइस करेगी, तो वो कब तक करेगी? एक दिन तो बर्स्ट आउट होगा ना। बिल्कुल। एक दिन तो वो कहेगी अपनी बात, और जब वो कह के थक जाएगी तो वो कड़वा भी बोलेगी। राइट। तो बस इतना सा है, और चीज़ें काफ़ी बदल गई हैं वैसे सोसाइटी में, और इसमें मैं लड़ाकी लड़कियों को कहूँगी, अच्छा कर रही हो तुम बहुत अच्छा कर रही हो, लड़ो अपने लिए, अपने सपनों के लिए, अपनी बातों के लिए, ज़रूरी है ये लड़ाई। बिल्कुल। अच्छा, आपने स्टेज ऐप के साथ काफ़ी समय तक काम किया है, आपने ओपरी ट्राई करी, ऐसे कई हॉरर सीरीज आपने करी है, तो अक्सर देखा गया है जैसे कोई पूरा अगर अपने रोल में घुस करके काम करता है तो कहीं ना कहीं पैरानॉर्मल एक्टिविटीज एक पर्सनल लाइफ में फील होने लग जाती है। तो आपके साथ ऐसा कभी हुआ है? मैं बताऊँ आपको, मतलब थैंक्स टू रंजीत चौहान, डायरेक्टर ऑफ ओपरी पर आई, उन्होंने मुझे जब ये रोल दिया ना, मैंने मना कर दिया था। ओके। मैंने कहा मैं नहीं करूँगी, मुझसे होगा नहीं। मैं बहुत, उस टाइम पे मैं टचवुड, मेरे पास बहुत काम था, मैं बहुत लगातार काम कर रही थी। तो मैंने राज को कहा, मैंने कहा राज मुझे ऐसा लगता है ड्रेन्ड आउट हो गया एज एन एक्टर, कुछ नहीं बचा अंदर, तो कर नहीं पाऊंगे। नहीं यार, तो कर लेगी। बहुत ट्रस्ट रखा उन लोगों ने, उन लोगों को मैं थैंक यू है इस चीज़ के लिए। तो मैंने कहा यार मुझसे नहीं होगा ये। तो ऐसे ही एक गाना था उसके अंदर, रे तू सुथरी घनी, रे तू प्यारा घना, तो और वो ना कुछ कंपोजिशन कुछ माशाल्लाह कुछ अलग ही थी उस गाने की। तो मैंने हेडफोन लगा लिए, आप सौरभ जी यकीन नहीं करोगे, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, शायद मैं रात को 9 साढ़े 9 बजे बैठी थी वो गाना लगा के छत पे, शूट के दौरान, दूसरे तीसरे दिन, जब तक मेरा इतना इम्पोर्टेंट सीन्स शुरू नहीं हुए थे। सुबह 5:30 बज गए, मैं वहीं बैठी रही, रिपीट मोड में गाना चल रहा था। रिपीट मोड पे गाना चल रहा था। ओके। और किसी की मतलब, और मैं बस, और कुछ पैरानॉर्मल कुछ नहीं, मेरे शरीर ने संगीत के साथ चलना शुरू कर दिया, बिल्कुल ब्लैंक। और मैंने ना उस मतलब 5:30-6 बज गए थे, दिन निकल आया था, मैं तब मुझे आके उन्होंने उठाया कि तो उठ जा, मुझे लगा कुछ हो गया इसे। मैंने उस पूरे दौरान अभिनय के लिए बहुत सारी चीज़ें खोजी, बहुत एज एन एक्टर मुझे मिला, और वो डूबने का जो सेटिस्फैक्शन है ना, मेरे पास शब्द, मैं कभी नहीं एक्सप्लेन कर पाऊँगी वो, मतलब मैं कितना भी चाह के बता लूँ कि मैंने क्या महसूस किया, जो तृप्ति और जो संतुष्टि एज एन एक्टर, जिस चीज़ के लिए मैं इस फील्ड में आई थी, है ना रस, राइट, जो वो 8-10 घंटे का रस था ना, उससे खूबसूरत एक्सपीरियंस मेरी पूरी लाइफ में कभी नहीं रहा। और डूब के काम करने में जो मज़ा आता है ना,
वो सतही है भी नहीं, मैं तो अपनी गद्दी खुद पकड़ लिया करूँ, अगर नकली करने लग रही है तो मैं मेरे साथ तो वैसा है कि फिर मैं उसको दर्शकों को भी देखने में मजा आता है अगर आप उसको हाँ, अगर मतलब मेरे को यूँ लग रहा है ना कि मैं फेक कर रही हूँ, तो मतलब मैं सेटिस्फाई ही नहीं होती अपने टेक से। मेरे को ऐसा लगता है एक और टेक कर ले, एक और टेक कर लेते हैं, तो वो मेरे साथ बहुत, हालांकि बेचारे डायरेक्टर कई बार परेशान भी हो जाता है, मुझे लगता है मैं दुखी भी कर दूँ शामी वाले ने इस चीज़ से, लेकिन वो एक अंदर से अगर संतुष्टि नहीं हो रही ना एज एन आर्टिस्ट, तो अच्छा सा नहीं। कई बार ऐसा होता है तू ही बन जा डायरेक्टर। तो साथ ही मतलब मेरा क्वेश्चन फिर भी रहेगा कि कभी ऐसा भी फील हुआ आपने हॉरर वो करी है कि आपको लगा हो मेरे आसपास कोई खड़ा है जब आप अकेले हाँ, थे ऐसा? मैं ओपरी पराई जब कर रही थी तो मैं मतलब हमारा ना रात को शूट होता था और दिन में हम लोग सोते थे। मतलब मेरी एक रूममेट थी, वही जानती है मेरा क्या हाल था उस पूरे दौरान। मुझे 25-30 दिन मैं सोई नहीं। अच्छा। मतलब लिटरली मेरे नहीं हो गया था तो बावली तो नहीं होगी है, तेरा दिमाग तो नहीं चल गया सीरीज करके। अच्छा। उसके बाद मैं सोच लिया, मैं भूत नहीं बनूंगी। यानी कि अगर आपको कोई ऑफर मिलता तो हॉरर नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे पास बहुत आए उसके बाद, ऐसा भूत वैसा भूत। मुझे भूत नहीं बनना प्लीज, मेरी ठीक ठाक शक्ल है, मुझे भूत के अलावा भी कोई रोल दे दो, भूत नहीं बनूंगी। साथ ही अगर अपना हरियाणवी इंडस्ट्री की हम बात करें तो न्यू कमर्स के लिए यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? बहुत सारी बड़ी प्रॉब्लम्स है, कोई एक नहीं है। देखो, सबसे पहले तो लॉबी सबकी अपनी है। कई फिल्म इंस्टीट्यूट, नॉन फिल्म इंस्टीट्यूट, थिएटर वाले, बिना थिएटर वाले, रील वाले, बिना रील वाले, कई सारी श्रेणियां बैठ गई हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो आपने पैर जमाना, और जम गए तो टिका के रखना। राइट। इंटरनल पॉलिटिक्स को फेस करना, फेवरेटिज्म। मानिए आप गलत हैं और मैंने आपको कह दिया जी आप यहाँ पे गलत हैं, तो हमारे अंदर इतना सहनशीलता नहीं है कि आप ये सोचे कि आप यहाँ गलत थे, इसने मेरे तक गलत कह दी, मैं बताऊंगा ना, बाइकआउट कर दो इसने। करते भाई, इन्हें काम करना वो भी करेगा, सही बात है, इन्हें नहीं करना वो नहीं करेगा। तो ये वाली चीज़ें हैं, थोड़ा ईगो प्रॉब्लम मुझे लगता है बहुत ज़्यादा है। हो सकता है कई लोगों के लिए मैं भी आती हूँ इस श्रेणी में, हो सकता है मेरे लिए भी कई लोग आते हो, तो वो चीज़ मुझे लगती है। अच्छा, तो कौन सा प्रोजेक्ट आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट रहा? एक तो नाटक खामोश अदालत जारी है, ओके। और पाताल लोक से मुझे बहुत कुछ, मतलब सही बताऊं तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन वो उस टाइम पे ऐसा था कि 5 प्रोजेक्ट एक तरफ हरियाणा के और एक पाताल लोक की तरफ हो गया था मेरे लिए। कई मिलियन बिलियन लोग उसको देखते हैं इंडिया हाँ, लेवल मतलब और इंडिया से बाहर। इंडिया से बाहर भी मतलब बहुत प्यार मिला उससे। मतलब लंदन, यूएस, कनाडा, जहाँ से वो बहुत ही, मतलब बहुत एक नॉर्मल सा बहुत छोटा सा वो सीन था, लेकिन मतलब मैं मतलब भूल नहीं पाती, इसलिए मेरे को भी होता है कि यार इवन एक बात है, उस रोल में आप पहचान भी नहीं आ रहे इतने, अब नहीं आ रही है, मोटी हो गई। नहीं उस टाइम पे आपके शायद कुछ टाइम पहले हम आपसे मिले जब आप ओपरी पराई की प्रमोशन कर रहे थे, मिले थे, उसके जस्ट कुछ टाइम बाद ही पाताल लोक रिलीज हुई थी। मैं उससे पहले शूट कर चुकी थी पाताल लोक। हाँ, उसमें बहुत पतले, बहुत ज्यादा उस टाइम के हिसाब से, मैं अभी की बात नहीं कर रहा। उस टाइम में मैं सारा दिन सिर्फ जिम और स्विमिंग करती थी, इसलिए मैं पतली थी। ओके। अब दोबारा से होके दिखाऊंगी आपको उतनी ही पतली। अच्छा, फिर जब आपने खुद को पाताल लोक देखी, मतलब अपना जरूर अपना सीन आपने बाद में देखा होगा प्राइम पे आज कहीं पे भी, तो आपको कैसा फील हुआ कि एक सरकारी नौकरी आप इंश्योरेंस की नौकरी के लिए छोड़ रहे हैं, वो भी प्राइवेट? यार इस सवाल का जवाब मुझे अभी तक नहीं पता। मतलब एज अ व्यूअर अगर आप देखें उसको, ये नहीं कि आप हो उसमें, ठीक है, वो सही कहने लग रही है, वो कह तो रही है काशी राम उनको इतने साल की सागी बैठ के बन जाऊंगी घड़ी तो घड़ी इंस्पेक्टर, और उससे फालतू तो कुछ नहीं कर सकती। तो मुझे लगता है कि ठीक छोड़ दी उसने, इंश्योरेंस करो, काचे काटो, बढ़िया अपना। तो आपने जब खुद को पहली बार स्क्रीन पर देखा या किसी भी सीरीज में देखा तो आपको कैसा महसूस हुआ? भाई मैं बड़ी रोई थी। क्यों? बहुत मतलब मैंने पहली बार अपने आप को स्क्रीन पे 70 mm पे देखा था। अच्छा। पहली ही थिएटर रिलीज थी मेरी, छोरियां छोरों से कम नहीं होती, और मतलब मैं ऐसे हुई थी कि अभी तक तो 10वीं 12वीं तक तो बंक मार के मैं दूसरों को देखने आ रही थी। आज मतलब चाहे, और मेरा उसमें सेकंड लीड था फिल्म में, राइट। तो मैंने कहा अब मैं अपने आप को देख रही हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मैं बहुत, मतलब मैं सतीश जी और मैं, हम लोग सब बहुत अच्छे प्यारे रिलेशन थे मेरे उनके साथ, बहुत बेटी की तरह मानते थे। वो गए जब बहुत ऐसा लगा था कि यार बहुत जल्दी पर्सनली भी पर्सनैलिटी बहुत प्यारे थे, बहुत ही प्यारे, और हरियाणा के आदमी को देख के बहुत खुश होते थे जी। तो मैं उनके पास में ही बैठी थी, ओके, और व्हेन आई स्टार्टेड क्राइंग ही वाज लाइक अरे अभी तो तूने शुरू किया है, तो देख आगे और क्या करना है। तो मदर को भी लेके गए थे साथ? हाँ। उनका क्या रिएक्शन था? मेरी मम्मी तो बहुत इमोशनल है, मेरे से ज्यादा इमोशनल है। अच्छा। मेरी चोरी अड़ा गई। तो आप देखो ना, जिस महिला ने गाय भैंस राइट खेत देखे हैं, वो अपनी छोरी नोड़ो देखने लग रही है। अच्छा, हमारे माँ बाप को फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी नहीं आती, उनको ये कहना नहीं आता शाबाश। उनका शाबाश यहाँ से निकलता है। राइट। अच्छा, पिता मेरे बोल नहीं पाते,
12-15 साल हो गए मेरे फादर साहब को बोले हुए। उनका तो वे ऑफ एक्सप्रेशन ही है, राइट। ही स्टार्टेड क्राइंग। वो तो उनके लिए तो वही शाबाशी थी कि आंखों के अश्रु ही शाबाशी थे मेरे लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की अगर बात करें तो मतलब उसकी असली सच्चाई क्या है जो लोगों को नहीं पता? बहुत सारी सच्चाइयाँ, बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू हैं, कोई एक सच्चाई नहीं है। मतलब आप किस संदर्भ में पूछ रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। मतलब कुछ डार्क साइड बेसिकली। देयर आर सो मेनी डार्क साइड्स, देयर आर। चाहे आप साउथ में चले जाओ, चाहे आप यहाँ कर लो, वहाँ कर लो। मतलब शुरू में तो जब मैंने काम करना शुरू किया तो सीधा नीचे लिखा आता था यू हैव टू डू कॉम्प्रोमाइज। तो मैं पहले ऊपर रिक्वायरमेंट नहीं पढ़ती थी, पहले मैं नीचे देखती थी इसमें क्या लिख रखा है तब इसको अप्लाई करूंगी व्हाइल साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, तो कॉम्प्रोमाइज ऐसे लिखते हैं। तो ये बहुत बड़ी डार्क साइड है। हाँ, एंड यू डोंट नो कि इसका मतलब क्या है। शुरू में तो नहीं पता था सर। हाँ, कॉम्प्रोमाइज से मेरे लिए मतलब शुरू में तो बहुत ये था कि मतलब खाना नहीं देते होंगे या स्टे खुद करना होगा, टिकट खुद करनी होगी। मेरे को तो 5 महीने बाद जाके समझ में आया था कि अच्छा ये है। हिंदी मीडियम के थे ना, तो मतलब जो हम ये सोच रहे थे कि बॉलीवुड में वो इवन हर जगह है, सब जगह है। मैं बताऊँ आपको, आज कड़वी सच्चाई है। समाज को भी कड़वी लगेगी, हमें भी कड़वी लगेगी। बहुत से लोग कहते हुए भी बचते हैं कि अरे हमारे ऊपर, क्योंकि आजकल लोग कमेंट में बहुत जल्दी गालियाँ देते हैं। लेकिन बहुत ही कड़वा सच है कि औरत को समझा गया है इस्तेमाल करने की चीज़। और जहाँ वो फंसती है मर्दों के, कोई पीछे नहीं हटता जी। सब सोचते हैं हाँ मेरे भी हाथ लग गए। आप ये देखें बलात्कार कितने केस हैं, कितने इस देश में मुद्दे हैं बात करने के लिए। कहाँ कोई एक ऐसा दिन जाता है जिस दिन इस देश में किसी बच्ची का बलात्कार ना हो? तो क्या देखा कभी इंडिया ने ये दिन? तो कहाँ, जहाँ मर्द के पास अपॉर्चुनिटी है कि ही कैन यूज समवन, क्यों नहीं यूज करेगा? दैट डिपेंड्स ऑन यू, राइट। आप बचा के चलो अपने आप को। आपको कोई बच के जाने नहीं देगा। आपकी मजबूती, आपकी सहनशीलता, आपके एटीट्यूड, आपके ऊपर, आपके कैलिबर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपसे कोई किस तमीज़, किस लहजे में, किस तहजीब से बात कर रहा है। जी। होती हैं लड़कियां शिकार, आसपास भी देखा है बहुत बार। मतलब डर लगता था कई बार ऑडिशन वगैरह में, हैदराबाद रही काफ़ी टाइम, तो डर लगता था कोई कि पब्लिक प्लेस पे मिलो आप किसी से। देखो, आप अपनी मर्जी से, आपके जीवन में कोई प्रेमी है, कोई दोस्त है, कोई भी है, वो आपकी मर्जी है। लेकिन आपको कोई यूज़ करने के लिए आपके पास आ रहा है, तो मुझे लगता है वो लड़की जो गुजरी होंगी उन चीज़ों से, क्या ड्रामा रहा होगा सर। मेरे को ध्यान है जब हम छोटे थे, हमारे फादर भी क्या करते हैं कि पुराने टाइम में मूवीज़ में कि नॉर्मल घर की लड़कियां नहीं जाया करती थी, घर के ही रोक लिया करती आप सत्यजीत रे की फिल्मों की पहली फिल्म जो हीरोइन थी ये थी, आप देखे उसमें एक स्टोरी है कि फीमेल के लिए वो किसी ऐसा जी, राइट, एग्जैक्टली कि रोल बहुत सारी मूवीज में ऐसा हुआ है। अच्छे घर की लड़कियां, एक तो ये अच्छे घर के लड़के क्यों नहीं होते भाई? ये अच्छे घर की लड़कियां क्यों होते? छोरे अच्छे घर के नहीं है। देखो, लड़कियों का जो अभी रिबेलियस नेचर आ रहा है ना, चाहे मतलब आई बिलीव इन ऑब्जर्वेशन, राइट, साइकोलॉजिकल कह लो आप इमोशनल कह लो आप। जो एक हरविंदर मलिक सर का बड़ा प्यारा प्रोग्राम है, औरत कहाँ से कहाँ तक, सुपर्ब है, मतलब सबको देखना चाहिए वो। उसके पीछे एक कारण नहीं है, उसके पीछे कई दशकों का गुस्सा है महिलाओं का। उसके पीछे जब औरत मान लिया आपसे खुल के लड़ती है ना, कभी किसी एक कारण के ऊपर नहीं लड़ती सर। जब बहुत इकट्ठा हो जाता है ना, जब वो समझा के थक जाती है, वो तब लड़ती है। चाहे वो सिचुएशन से हो, चाहे वो किसी आदमी से हो, चाहे किसी का औरत के साथ लड़ाई हो, कोई एक कारण नहीं होता महिलाओं का। आज की महिलाओं के अंदर अगर गुस्सा, रिबेलियसनेस या मैं यूँ कहूँ विद्रोह है, तो आज की औरत ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि मैं विद्रोह करूंगी, और विद्रोह करने वाला हमेशा अपमान का पात्र होता है। और ये औरत एक्सेप्ट कर चुकी है कि आप मुझे अपमान दे, मुझे सुकून चाहिए, मैं अब अपनी शर्तों पे जीऊंगी। क्योंकि उसने जब करना ही उसने सब कुछ है, तो व्हाई द क्योस भी क्यों करना है फिर? राइट। आई विल डू इट ऑन माय ओन, बस सिंपल है फिर। अच्छा, इंडस्ट्री की अगर बात करें तो मान लो काम देने के लिए फेवरेटिज्म और पॉलिटिक्स भी एग्जिस्ट करता है। मतलब चाहे आप कितने मर्जी हिट दे रहे हो बैक टू बैक, देखो डज इट मैटर? मतलब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तो करता है, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ काम देख के काम देते हैं। भाई मैंने तो जितना काम करा काम से ही करा है, फेवरेटिज्म से तो कभी कोई काम मिला नहीं मुझे जी। तो मतलब मुझे तो ये लगता है कि मैं तो फिर डी फेवरेट वाले के लिए कि जो ही ने कह दे तो बाद में मुंह पुंडा लगा करे। तो मुझे लगता है कि चाहे
पाताल लोक का भी रहा हो, ऑडिशन दे के ही किया है। राइट। जयदीप मेरे सीनियर भी रहे हैं। पता लोग में किसने कास्ट किया था आपको? मुझे निकिता ग्रोवर ने कास्ट किया था। थैंक यू सो मच निकिता। और बहुत अच्छी कास्टिंग करती है, कोहरा की कास्टिंग करती है, नेटफ्लिक्स की बहुत सीरीज़ की कास्टिंग उसने करी है। और अभी जो मेरा आगे कोई प्रोजेक्ट आने वाला है उसकी कास्टिंग चार्मी और अंकुश आर्या ने मुझे कास्ट किया है। तो अच्छे लोग हैं कास्टिंग में, बहुत बढ़िया। रोहतक के भी बहुत लोग अच्छा काम कर रहे हैं कास्टिंग में, जो बॉम्बे जाके अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं। राइट राइट राइट। तो हमें तो काम से काम मिला, लेकिन हाँ फेवरेटिज्म भी होता है। ओके। तो आपके जीवन में सबसे कठिन फेज क्या था, जो आपको लगता है कि सबसे मुश्किल मेरे लिए ये था अब तक? आज मैं कह दूं, आपके स्टूडियो की एनर्जी अच्छी है, आप लोग बहुत प्योर वाइब से बैठे हैं। मैंने इस टॉपिक पे कभी अपने आप से भी दोबारा बात नहीं की। मेरे फादर साहब की एक धर्म बहन थी, ओके शी वाज अ डॉक्टर, ओके। एंड मैं आई रियली लव हर। हाँ हाँ मैं बहुत प्यार करती थी। जब मैं अच्छा करना शुरू किया, सो मैंने उनको, मैं नाम नहीं लूँगी, मैंने उनको अपने घर पे इनवाइट किया। एंड आई डोंट नो, शी वाज फेसिंग सम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, आई डोंट नो व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दैट। शी स्टार्टेड हिटिंग मी। ओके। लाइक आई हैव नेवर टॉक्ड अबाउट दिस। मेरे Okay. किसी दोस्त को, मैंने मेरे माँ बाप को भी 6-7 महीने बाद बताया था। उन्होंने मुझे बहुत बुरी तरह से मारा। मुश्किल भी था वो वक्त। अकेले रहते थे तब आप? मैं अकेली नहीं, मेरे साथ रूममेट रहती थी मेरी। Okay. मैंने अपने 1-2 दोस्तों को भी बुला रखा था उनसे मिलवाने के लिए कि मेरी बुआ जी आएंगी, बुआ जी आएंगी, बुआ जी की पसंद की चादर बिछा दो, चंदन वाली चादर। शी स्टार्टेड हिटिंग मी एंड ऐसे मेरे पूरी आंख पे ब्रूज। ओके इस आंख से मुझे 6 महीने में दिखा था। ओके। 6 महीने तक मैं घर से नहीं निकली थी। हाँ मतलब घसीट के मेरा सर उन्होंने गमले से, जो उनसे बना उन्होंने वो सब किया। ओके। मैं आज इस ट्रॉमा के बारे में इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि मुझे अभी यूँ लगने लग गया, कभी भी पटाखा हो जाता है बंदे का। राइट राइट राइट। जो मेरे दिल में है वो मैं कह के जाऊंगी, वो मैं दुनिया को बता के जाऊंगी। मैंने अपने साथ कुछ नहीं लेके जाना। जो कई लोगों को लगता है कि ये मजबूत है या ये अक्खड़ हो गई है, बहुत कारण है उसके पीछे। उन्होंने मुझे बहुत बहुत मतलब एक्सट्रीम लेवल पे मारा सर। और मेरी एक दोस्त है नंदिता देशवाल, आई रियली लव हर। मतलब वो मेरा घर है वो लड़की। वो रात को 2 बजे आई मुझे स्कूटी से ले जाके हॉस्पिटल। बहुत पुरानी बात नहीं है, राइट राइट राइट। मेरी शादी से 1.5 साल पहले की बात। ओके। और मुझे लेके गई डॉक्टर के पास और वो बंदी मेरे घर से भाग गई। बहुत रेपुटेड डॉक्टर है वो। ओके। मैं चाहती तो बढ़िया केस करती, मैं चाहती तो right, बढ़िया पैसे लेती, right, right. मैं बहुत कुछ कर सकती थी। और उनके हस्बैंड भी बहुत बड़े डॉक्टर हैं। ओके। वो भाग गई अपने बच्चों को लेकर घर से। दैट डे मतलब मैं बताऊँ आपको, मैं याद करती हूँ ना आज भी, मेरे ना अंदर से ना कुछ टूटता है। पर उस इंसिडेंट ने मुझे बहुत बनाया। मैं थैंक यू बोलती हूँ आपको कि आपने वो सिचुएशन मेरी लाइफ में आप लेके आए। आपने अंजलि सिंह हुड्डा बनाई, आपने बनाई, मैंने नहीं बनाया, आपने बनाया। एंड थैंक यू। एंड व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, you should really talk about your feelings, you should talk about your traumas, you should talk about your experience. बहुत सिखाया उस इंसिडेंट ने। राइट। पर मुझे ज़िंदगी में सिर्फ 2 ही चीज़ों का इंतज़ार है, अपने बाप से बेटी सुनने का और उस औरत के मुँह से सॉरी सुनने। मैं कुछ नहीं डिज़र्व करती हूँ, पर आई थिंक आई डिज़र्व अ सॉरी। ऊपर वाले से बड़ी शक्ति कोई नहीं है। मैं बताऊँ सर, मेरा कोई उस इंसिडेंट के बाद मैंने छोड़ दिया था भगवान को मानना। ओके। 1-1.5 साल तक मेरा बहुत टॉक्सिक बिहेवियर हो गया था सबके। प्रोफेशनली बहुत लड़ाइयाँ हुई क्योंकि कभी कह नहीं पाई किसी से। राइट। वो अंदर दबा रहा। वो बहुत दबा रहा। वो इतना अंदर दब गया कि मुझे ना हर इंसान में, मान लो ये व्यक्ति सामने खड़ा व्यक्ति मुझसे गलत बात कर रहा है ना, मुझे वो औरत दिखती थी उस व्यक्ति में। राइट। वो उस पीक पे चला गया था। बहुत मुश्किल से फिर मैंने उस पूरे इंसिडेंट को भुलाने के लिए बहुत गलत डिसीजन भी लिए गए लाइफ में। फिर मैं फाइनली आई वेंट टू केरला। मैं केरला गई। Okay. मैंने कलरी पाइटू, एंशिएंट फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट, Okay. उसकी ट्रेनिंग ली राइट। और मैं सब छोड़ा ही नहीं। एंड दैट वाज द वर्स्ट, टफ एंड आई थिंक द बेस्ट फेज ऑफ माय लाइफ, सब ऑल इन वन। ओके। तो फिर उसके बाद आपकी कभी बात हुई उनसे? नहीं, उसके बाद बस मैं ऐसी हो गई कि मैंने जीवन में ठान लिया था कि चाहे बड़ा हो चाहे छोटा, मैं कभी किसी की गलत बात बर्दाश्त। कंप्लेन भी लोग नहीं हुई हो कभी? जैसे कि अब मेडिकल गए तो कई बार वो मांगते हैं। हाँ मैं गई, उनके हस्बैंड मुझे लेके गए। ओके। वो लेके गए मुझे इस डर से कि कहीं FIR ना कर। राइट राइट। मैंने उनको तभी बोल दिया था, मैंने कहा जी आप अपना ये फर्स्ट एड वगैरह, मैंने कहा आपसे नहीं करवानी मुझे। मैंने कहा मैं सब कर लूँगी, मैंने कहा बस आप दूर चले जाओ। इंस्टेड उनका करियर बर्बाद हो सकता था। मैं चाहूँ तो आज भी कर सकती हूँ, बट आई विल नॉट।
मुझे करना नहीं है। राइट। जो उन्होंने मेरे अंदर तोड़ा ना, उसने उस टूटे हुई चीज़ ने बहुत कुछ बनाया अभी मेरे अंदर। मैं अपने पेरेंट्स को नहीं बता पाई। मुझे 5-6 महीने लगे मम्मी पापा को बताने में। मैं 3-4 महीने घर से बाहर नहीं निकली। ओके। और वो व्यक्ति जो घर देख रहा था, सर्वाइवल जिसके ऊपर डिपेंड था, मुझे याद है मैंने सौम्बरी के साथ गाना करना था, ओढ़ना पहनना। मैं मतलब उसके बाद मैंने प्यारा गाना किया उनके साथ, लेकिन कंसीलर लगा लगा के थोड़ा बहुत शुरू किया, तो पूरी आँख से मुझे दिखाई बहुत टाइम बाद था। इस तरफ था पूरा पूरा नीला, यहाँ से होठ पूरा कट गया था, ये पूरा कान के पीछे से, कान के अंदर से ब्रूटल। वो मुझे, मैं पीड़ित मानती हूँ उन्हें आज भी। हो सकता है, मैं भी। हाँ, मैं चाहती तो सर क्या नहीं कर सकती उस टाइम पे। राइट। मैंने तो कंप्लेन भी नहीं करी उनकी। मैंने आज पता नहीं कहाँ से, इतने बहुत सालों बाद ये बात ऐसे ही आई एकदम से मन में, पता नहीं कहाँ से। यूनिवर्स, कुदरत ना बहुत कुछ, मैं कुदरत में बहुत बिलीव करती हूँ। कुदरत जो करती है ना, सही समय पे सही चीज़ के लिए करती है। पर मैं से बताऊँ ना, मेरे मन में कुछ बुरा नहीं है उनके लिए, पता नहीं, आता नहीं, मतलब अंदर से ही नहीं आता। मतलब घिन्न सी होती है कि बुरा भी सोचती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं जगह दे दी। राइट। मैं बुरा भी सोच रहा हूँ तो मुझे एग्जैक्टली, क्यों दूँ मैं आप जगह? उस बंदे के बारे में सोच रहे हैं, हाँ, उसको मैं क्यों इम्पोर्टेंस सोच दे रहा रहे हैं बेसिकली उस आई टाइम। रियली लव, मुझे बहुत प्यार था उनसे, उनके बच्चों से बहुत अटैचमेंट थी उनके साथ। अब फिर बड़े समय तक किसी से जुड़ने में बड़ा समय लगा मुझे। मतलब मैं ना ऐसी हो गई फिर तो ना, मैंने घर जाना बंद कर दिया, अकेले रहना, लोगों से कई बार प्रोफेशनली खाम बिड़ जाती थी मैं, गलत बात कोई कहता, क्योंकि वही शख्स दिखती थी उनके अंदर। राइट। वो दिखने लग गई थी मुझे कि यार वही खड़ी है, कल को ये भी वही चीज करेगा। एग्रेशन भरा हुआ था, अग्रेशन आ गया था मेरे में। फिर मुझे वो सही नहीं था मेरे लिए, बहुत निकाला मुझे। लोग कह देते हैं बड़ी मजबूत है, तुमने के मेरा कहाँ से मजबूत हो गया हूँ मैं। एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। यस। अच्छा, फिर आपने कितने साल से जो है इंडस्ट्री में है और कितने प्रोजेक्ट ऑन, मतलब रफ नोट अगर हम बात करें, आप कर चुके हैं? मैंने ना कभी गिने तो नहीं, हालांकि इतने भी नहीं कर रखी, मतलब रफली 10, 20, 50। लेकिन हाँ मुझे लगता है 12-1 फिल्में हो गई मेरी एज अ मेन लीड, ओके। और 2-3 वेब सीरीज, और 2 बड़े प्रोजेक्ट, कुछ एक मेरी शॉर्ट फिल्म मेरी होगी, 7-8 शॉर्ट फिल्म, मतलब 10 के आसपास होगी शायद शॉर्ट फिल्म। कुछ एक रिलीज नहीं हुई है अभी। एक सुमित्रा फिल्म है, अनिल कुमार जी ने शूट की हुई है, सुपर से ही है, बहुत प्यारी फिल्म शूट कर रखी है। एक मैंने पंकज जौहर के साथ फिल्म की हुई है, उनके साथ उनका प्रोजेक्ट। तो कई सारे प्रोजेक्ट ना आए नहीं, लगभग आप ये मान के चले 5-7 बड़े प्रोजेक्ट आए ही नहीं है मेरे। अच्छा, शादी आपने करी उस, आई गेस उस टाइम पे आपका करियर काफ़ी अच्छा चल रहा था, और देन आपने बेबी का जो प्लान किया, तो आपको क्या लगता है कैसा, मतलब प्लान सही था? मैंने सही डिसीजन लिया, मैंने सही आदमी से ब्याह कर रखा है, अच्छे इंसान है, और मैं अपनी बेटी की तरफ देखती हूँ ना तो मुझे सब छोटा लगता है अभी, करियर सब छोटा है सर। राइट। वो जिस प्यार से, जिस अफेक्शन से बच्चा, मेरे को तो पूरा कर दिया मेरी बेटी ने। मेरे को बहुत, जितना भी मैं ऐसे बताऊँ ना, मेरे को 12-13 घंटे का लेबर पेन रहा था मेरा, बहुत मतलब मुझे जीवन दान मिला है उस 12-13 घंटे के अंदर। मैंने बड़ा कुछ जिया। बड़ा मेरे को यूँ था कि आसानी से इतनी बड़ा गिफ्ट ऐसे भगवान आसानी से तो कैसे ही ले लूँगी। पर तो मैं खुश हूँ, सही राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना चाहिए। एज अ वुमन आई फील कंप्लीट। मेरी बेटी जब से हुई तो मुझे पूरा महसूस होता है। देखो कुछ चीज़ें सामाजिक तौर पे भी ज़रूरी हैं, और आजकल जैसी मैं मेडिकल की स्टूडेंट हूँ, तो मुझे लगता है कि आपकी जो फिजियो या बॉडी की जो एनाटमी है आफ्टर कोरोना फीमेल की बहुत चेंज हो गई है। हम नहीं बात कर पाते उसके बारे में, चाहे वो PCOD हो, PCOS हो, इनफर्टिलिटी बहुत बड़ा इशू है, IVF आप देखो कितने IVF सेंटर खुल गए हैं। तो मुझे लगता है सही टाइम पे सही रहते, अगर आपका दिल मानता है तो बच्चे का डिसीजन लेना सही है। रिश्ता भी प्यारा रहता है उससे। और मैं बिल्कुल ये नहीं मानती कि मेरा करियर रुक गया, यूँ रुक गया। हम उन लोगों में से तो है नहीं कि भाई बस कि एक उम्र तक ही काम करना है, कि बस हीरो हीरोइनी बनना है या वैसा ही काम करना है। मैं तो 50 साल की हो जाऊंगी तब भी काम करना है मैंने तो उस लीग में मेरा अपना कंपटीशन मेरे अपने आप से है। राइट। तो मैं तो खुश हूँ अपने डिसीजन से। तो जब आप अकेली होती हैं उस समय क्या सोचती हैं? क्या बेहतर करूँ, क्या नया सीखूँ। कई बार आजकल थोड़ा मेरे फ़ोन का बड़ा चस्का हो रहा है, तो मैं सोचती हूँ कब रील देखना छोड़ो। आजकल रील के तो सभी फैन हो रहे हैं। हाँ, मेरे को खाने पीने का बड़ा शौक है, और मैं डाइटिंग पे चल रही हूँ, तो मैं सिर्फ रील देख के वेट और लेती हूँ। मैं देखती हूँ हाउ टू कुक। ओके। तो वो खाना देख के पेट भर जाता है। बाकी खाली समय में मैं कई बार जब
बहुत सारी चीज़ें सोचती हूँ, बहुत लिखती हूँ मैं। अच्छा, क्या लिखते हैं? कविताएं लिखती हूँ मैं, कहानियाँ लिखती हूँ, मन की बातें लिखती हूँ। मैंने कभी रिवील नहीं की कभी भी। आपकी फेवरेट कविता जो आपने लिखी हो? मणिपुर के ऊपर मैंने कविता लिखी थी। चलो औरतों मणिपुर चलो, एक दराती, चलो औरतों मणिपुर चलो, एक दराती दो फरसेर एक पली ले गए, हरियाणा तय मार मंडासा फिर दिल्ली की सीम तय ले गए, चलो औरतों मणिपुर चलो, मने उन दरिंदा की सानी काट के लानी है। जो मणिपुर में जो हुआ उसके ऊपर मैंने लिखी थी और बहुत सुपर डुपर वायरल हुई और 5 ही मिनट में लिखी थी। ओके। कई बार एग्रेशन में लिखी हुई चीज़ वो मेरे को दिल से आता है तो मैं लिखती हूँ। कई बार मैं 6-6 महीने पेन नहीं उठाती, राइट। नहीं उठता, नहीं आ रहा अंदर नहीं, से, तो नहीं आजकल तो लिखा कविताएं भी जाता। टैबलेट नहीं सर, नहीं लिखी जाती। मैं तो बहुत ही ओल्ड स्कूल हूँ इस मामले में ना। मैं यू नीड अ डायरी एंड पेन। मुझे तो डायरी और पेन चाहिए। मेरी तो गाड़ी में अभी भी डायरी पेन पड़ा होगा। ओके। मेरे से ना तो मैं स्क्रिप्ट पढ़ पाती हूँ फ़ोन में, मेरी वीकनेस है ये। हालांकि डिजिटल वर्ल्ड में हम लोग हैं, मैं तो ना तो डायरी पे स्क्रिप्ट पढ़ पाती हूँ। मेरे को तो कोई ऑडिशन भी देता है ना तो मैं तो पहले लिखती हूँ उसको, मैं डायरी लेके जाती हूँ साथ में। मैं उनकी स्क्रिप्ट पे भी नहीं पढ़ती कि भाई मैं अपने हाथ से लिखूंगी। तो वो थोड़ा सा मेरे को रहता है। मेरे को समस्या होती है फ़ोन में पढ़ने में। मैं लिखती हूँ खाली समय में। मुझे खाना बनाने का बड़ा शौक है। कुछ बनवा लो आप मेरे से, थाई, चाइनीज, इंडियन, इटालियन, साउथ इंडियन। तो हस्बैंड की बहुत डिमांड रहती होगी। अरे आप उनकी सेहत देख के नहीं लगता। तो वो मेरे को 12 बजे भी कहते हैं ना चूरमा बना ला, तो मैं 12 बजे भी बना के ला देती हूँ उनके लिए। मुझे इतना शौक है खाना बनाने का। उनका सपोर्ट कैसा है आपको? मतलब अच्छा। इंडस्ट्री की अगर सोच। अच्छा सपोर्ट है उनका। वो कहते हैं तो मैं उनको कुछ भी कह दूँ ये करना, हाँ कर। तो लव मैरिज थी अरेंज? ये तोरिया भाई पी करोगे। ठीक है, अरेंज लव दोनों ही कह लो। मतलब हम 4 महीने बस जानते थे, 3-4 महीने भीतर तो ब्याह हो गया था। देख लो आपके चट मंगनी पट ब्याह। चट मंगनी पट ब्याह था। ठीक। तो कभी आपको लगा है कि लाइफ में कि मेरे साथ बहुत अनफेयर ट्रीटमेंट हुआ है, चाहे इंडस्ट्री की बात करो या किसी और पॉइंट की बात करो? बहुत जगह लगता है, लेकिन मैं सही बताऊँ ना, मुझे लगता है आपको अपने से नीचे वाले को देख के चलना चाहिए जीवन में। नहीं तो आप असंतुष्ट रहोगे। राइट। और मुझे असंतुष्टि से बड़ी समस्या है। Exactly. कम में संतुष्ट रहो आप। मुझे लगता है कि हाँ हुआ है अनफेयर ट्रीटमेंट, बहुत जगह हुआ है। चाहे मैं घर से शुरुआत करूँ, मेरी मम्मी मैंने कुल्लर में पानी गालने की कहती ना, मैं लड़ पड़ा करती अपने छोरा तो गलवा और कौन गालूं, ये क्यों ना गालते। तो मेरा वो शुरू से ना वैसा, मैं लड़ती आई उस चीज़ के साथ, तो वो बैलेंस हो गया मेरे लिए। तो हाँ, अनफेयर ट्रीटमेंट सबके साथ ही होता है। कोई और से आप ही पूछेंगे तो किसी और को भी लगेगा मेरे साथ हुआ है। मैं आपसे दिल की बात करने बैठ जाऊँ तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा मेरे साथ हुआ है। तो वो होता है, लेकिन मैं संतुष्ट हूँ जैसा भी ट्रीटमेंट मुझे मिला। कई चीज़ें मैं डिज़र्व नहीं करती थी, पर विद टाइम उन्होंने मुझे बहुत सिखाया। सो ठीक है, जो था वो। सर, जब हम मतलब नहीं थे, सक्सेस आप नहीं थे, तो ऐसा होता होगा गाँव वांड का कैसा बिहेवियर था, लेकिन आज आप जो हैं तो क्या बिहेवियर में कुछ चेंज आया? बहुत भयंकर है। मैंने तुम्हें दादा दुद्धार का बदलता कोई देखा है। एक्सपीरियंस बताएंगे? मैं अब आती हूँ ना, अभी आज की बताती हूँ आपको। रिसेंट मैं आ रही थी तो मेरे दादा हैं, काफ़ी बुजुर्ग हैं, तो मैं उनको कहीं दिख जाऊँ सीधा गोज में आ जाओगा, 50 की पत्ती निकाल के लिया, मेरा बेटा हमारे घर का हीरा है। और वही पर्टिकुलर दादा नहीं, लेकिन पहले वही लोग कित फिल्मा में भेज दी छोरी। हाँ। के काम है यो। पहले मैं कबड्डी खेलती थी, मैंने 7-8 साल कबड्डी भी खेली है। okay. तो पहले क्या करते, रेती में लौटका हुआ है। तो आप देखो कितना गंदा शब्द है। exactly. रेती में लौटका हुआ है। तो आपका स्टेटस बदलता है तो लोगों का व्यवहार भी बदलेगा। और मैं यूँ नहीं कहती कि मैं बहुत ही ऐसे बड़े स्टेटस पे पहुंच गई, नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं सर्वाइव कर गई उस फेज से। तो मैंने तो बहुत अपने आसपास बहुत, मैं तो ऐसे गिरगिट की तरह भी रंग बदलते हुए देखा। चढ़ते सूरज को सलाम। हाँ, ये तो सच्चाई है सर। ये तो मतलब आप देखिए ना, सदियों से होता है। जो यहाँ है उसको तो ये है, जो यहाँ है उसको ये है। राइट। तो ये तो हम तो क्या कभी किसी ने आपको कहा है कि मतलब लाइफ के स्पेंड पाने बाद आपका बिहेवियर चेंज हो गया? हाँ, मेरा भी बहुत लोगों को लगता है। ओके। लगता है कुछ लोगों के लिए तो मेरा है भी, वो भी रहा बदल। मैं कहूँ भाई बदल रहा था जो गलत है ना सर। देखो ऐसा नहीं है कि मैं ना कह देती हूँ। मैंने बहुत टाइम तक है ना, उन्होंने मेरे को बोला था, कहते हैं छोरी ना नीचे देख के चलना करती, और मैं सच में मैं ऐसे देख के चलती थी। आज मैं ऐसे देख के चलती हूँ। ये बदलाव हुआ है। अगर आपका ईगो नहीं सहन कर पा रहा तो वो आपकी समस्या है, मेरी नहीं। मुझे रिश्ते बहुत प्यारे लगते हैं, मुझे लोग बहुत प्यारे लगते हैं। मुझे इसलिए प्यारे लगते हैं क्योंकि मैंने कमी देखी है लोगों की। मैंने साथ की कमी देखी है, लोगों की कमी देखी है, प्यार की कमी देखी है। और ऐसा भी नहीं है कि मैं यूँ कह दूँ कि मैं त्रिमूर्ति और मैं दूध से धुली हुई। मुझसे दिल दुखा होगा लोगों का, लेकिन मैं क्षमा मांगने की क्षमता रखती हूँ। मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ। अब मैं कह देती हूँ कि आपने गलत किया, देखो जी आपने गलत किया,
मेरे को किसी ने क्या दिया कि कोई एक इंसिडेंट हो गया था कि इतना काम नहीं देंगे। मैंने कहा भाई अगर पानी मारे तो काम देते हो तो अपने धोरे राख, मेरे काम देख के काम देते हो तो दे दो भाई। बिल्कुल। तो वो कह देती हूँ तो बहुत लोगों के लिए मैं भी खराब होंगी, बट मेरा दिल से इंटेंशन कभी किसी के लिए लेकिन खराब सिर उठा कर चलना तो कोई ईगो नहीं है। आपने बोला कि पहले मैं इतनी पितृसत्तात्मक सोसाइटी की आप बात कर रहे हैं सौरभ जी, कहाँ हम किस परिवेश में हम बैठे हैं जहाँ आज भी कई गांव में कई जगह पे यही लड़ाई है कि जीन्स, सर पे चुन्नी, छोरी पिन्नी लगावेगी, कवारी बिंदी नहीं लाओगी, 20 रुपये की मेले में तो लाई और पजेब छोरी नहीं पहन सकती। वहाँ पे एक महिला अपनी शर्तों पे जी रही है जी, और मादा रखती है अपनी शर्तों पे जीने का अपने दम पे। किसे नहीं चुभोगे आप? बिल्कुल। तो काटा हो आप, तो मैं तो पूरा पूरा कैक्टस हूँ कई लोगों को तो वो तो है। तो कैक्टस भी बहुत मुश्किल हालातों में ही जीता है। हाँ मैं मुझे पानी नहीं मिलता के लिए टाइम सर्वाइव तक, कर उसके अंदर पानी होता है खुद के अंदर। मैं मेरे अंदर खुद के अंदर पानी था तभी तो सर्वाइव कर पाई। इसे ही लोग कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंट है। अरे आधा कॉन्फिडेंस थोड़ा खत्म नहीं कर जा जब जान लग रहे हो। आप घर से बाहर निकलो, आप घर से बाहर निकलो, आधा कॉन्फिडेंस यूं देख के खत्म कर देते हैं राइट लोग आपका। उसमें आधी महिलाएं भी लगती है मुझे तो कई बार, मैं सही बताऊं। वो कहते थे ना कि पुराने गांव में उनमें जब पुराने टाइम में तो सीसीटीवी बैठे हुए हैं। हाँ हाँ वो नहीं कहते मैं चाल देख कर नहीं बता दूं फलाने की, क्यों कर बता दे भाई, इसका मतलब तो देखो ना फिर सही सामने। बात, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो तो रहा है। अच्छा अंजू जी, कुछ क्विक क्वेश्चंस करेंगे जिसमें आपसे 2 वर्ड्स में पूछूंगा एंड आपने बताना उन दोनों में से क्या और क्यों। ठीक है। जैसे फेम और पीस। पीस रहेगी तो फेम आ जाएगा, पीस बहुत जरूरी है। मनी या रिस्पेक्ट? और रिस्पेक्ट, अनडाउटेडली रिस्पेक्ट। लव मैरिज अरेंज्ड? कोई सी कर लो, टिका लो। फेवरेट को एक्टर? मुकेश मुसाफिर। ड्रीम रोल? संजय लीला भंसाली के साथ काम करना और एस राजमौली के साथ काम करना, पद्मावत जैसे एस्थेटिक और माइथो कैरेक्टर के अंदर, बिकॉज मेरे को माइथोलॉजिकल रोल्स बहुत पसंद है। ओके। तो अगर माइथो में बात कर, माइथोलॉजी में, तो किसका रोल करना चाहोगे? हाय, बड़ा प्यारा सवाल है। मैं दुर्गा अगर कभी बने तो माँ दुर्गा। माँ दुर्गा। ओके माँ दुर्गा। ओके। और रानी लक्ष्मीबाई का मिल जाए तो? हाँ वो तो मेरे ऊपर है। चीर देंगे। थोड़ी गुड़ सवारी भी आवा, मैंने तो किसी ने कास्ट करनी हो तो देख लियो। अच्छा अगर बात करें हम आज की, अगर आपको आज पुराने स्ट्रगल वाली अंजलि सिंह हुड्डा मिलती हैं तो आप उनसे क्या कहना चाहोगे? मैं उसको यही करूँगी, तू चलती जा, बहुत अच्छा करेगी आगे जाके। यही बोलूँगी। मुझे ऐसे धुला के और सीख सिखा के और थाली में देने तो मुझे विचार भी नहीं अच्छे लगते। जो एक्सपीरियंस तेरे हैं वो जी, उससे उन्हीं से सीखेगी, अच्छा करेगी। जब अगर मैं ही जाके बात करूँगी तो मैंने तो देख लिया ना सर, मैं जाके बोलूँगी तो अच्छा करेगी, तो बस आ रही हो मत। राइट। बस इतना। बाकी जो एक्सपीरियंस और अपने एक्सपीरियंस से, मतलब कुछ बैड एक्सपीरियंसेस से कुछ कहना चाहोगे जो आपको लगा कि शायद उस समय उसे नहीं पता था, पता होता तो शायद और बेटर होती या शार्पर हाँ होती? बहुत। देखो जिंदगी में ना, जब कोई एक व्यक्ति भी ऐसा हो ना आपके पास बड़ा, जिसका आप मानो सर पे हाथ है, छाया है, चाहे वो पिता हो, भाई हो, समझाने वाला हो, बात करना हो। एक तो हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लड़की अपनी बात और प्रॉब्लम कह ही नहीं पाती। कह नहीं पाते। तो मुझे लगता है मैं बहुत जगह बेहतर करती। मुझे बहुत सारे गिल्ट भी हैं लाइफ में कि ये नहीं होना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, बट एट द एंड ऑफ द डे मैं निकल आई उन चीज़ों से। तो मेरी एक दोस्त मुझे कहती थी फाइटर है। मैंने कहा यार फाइटर नहीं, बस सर्वाइवल कर जाऊँ। लड़ने की तो आदत किसे ही अच्छी है। राइट। ना तो कोई हालात से लड़ना चाहता, ना कोई इंसान से लड़ना चाहता, और ना कोई रिश्तों से लड़ना चाहता। लड़ाका बनाता है उसके आसपास का एनवायरनमेंट उस व्यक्ति को। तो जो छोटे वाली अंजलि अच्छा करेगी, अपने एक्सपीरियंस से। बस हारना मत, किसी का गलत सहना मत और किसी के साथ गलत करना मत, बस एज सिंपल एज दैट। अच्छा अभी आपने एक बात बोली फाइटर सर्वाइवर की, तो आपके नज़र में फाइटर सर्वाइवर में क्या फ़र्क है? ब्यूटीफुल क्वेश्चन। सर्वाइवल मेरे ख्याल से वो व्यक्ति जो सिर्फ, चाहे खाने की मैं बात करूं, गरीबी की मैं बात करूं, काम की मैं बात करूं, जो कल तक के लिए सरवाइव करना चाह रहा है, जिसका शायद कैनवस थोड़ा छोटा है। फाइटर वो जिसने ठान लिया है कि लड़ाका बन के ही जीना है, उसका विजन शायद दूर तक होगा। तो आई थिंक ये है। सर्वाइवल वाला कहीं ना कहीं अपने आप
को बचाने के लिए भी चलता है, और फाइटर वाला मेरे ख्याल से इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी चलता है कि सिर्फ अपने आप को बचाना नहीं है, जो गलत है उसको गलत कह के भी चलना है। तो वो वाला मेरे ख्याल से फ़र्क है। हो सकता है मैं गलत हो सकती हूँ। तो जी कभी ऐसा हुआ है कि आपने हार मानने की सोची, या फिर ऐसा सोचा कि यार रुक जा, थोड़ा सा ब्रेक ले, फिर देखते हैं? हाँ, ब्रेक तो मैंने बहुत बार लिया है। जब भी मैं बहुत प्रोफेशनली या पर्सनली बहुत मोनोटोनस या बहुत डाउनफॉल जब भी मेरा आता है, तो मैं एक नई चीज़ पकड़ लेती हूँ, चलो इसे सीखने चलते हैं, उससे नई ऊर्जा मिलती है। तो फिर मैं भाग जाती हूँ और मैं कुछ नया से सीख के नई अपने अंदर अपना इंटरनल जो भी मेरी एनर्जी है, मैं ऊर्जा में अपना बिलीव मैं करती हूँ, तो उसको मैं अपना क्लीन आउट और पॉलिश करके फिर से आओ मैदान में। आपकी पहली कमाई कितनी थी, इन द सेंस कि जब आप कहते हैं मैं ट्यूशन भी पढ़ाई उस टाइम की, नॉट इन मेरी पहली सैलरी 16,500 रुपये थी। मैं सिर्फ सुबह 2 घंटे पढ़ाने जाती थी और शाम को 2 घंटे पढ़ाने जाती थी। और एट द एज ऑफ आई थिंक आई वाज 18 एंड हाफ, आई थिंक ओके 18-19 के बीच में थी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। और मेरी पहली कैमरा की कमाई थी 2,500 रुपये सुपवा से। मैंने एक गाना किया था खरी खरी, ओके, विपिन महनावत डायरेक्टर थे, ठीक है। तो 2,500 रुपये मिले थे मुझे। बहुत लगे थे मुझे सर, 2,500 रुपये मैं बताऊँ आपको, पूरा रेंट चला जाता था उसमें। बहुत लगे थे मुझे वो, तो 2,500 रुपये थे मेरे। ठीक है। तो इंडस्ट्री की सच्चाई क्या है जो लोगों को पता होनी चाहिए, मतलब जो आना चाह रहे हैं इस लाइन में, उनको शायद पता होना चाहिए पहले से प्रिपेयर? कमर कस के आओ, हर तरह की सिचुएशन के लिए तैयार होके आओ, इतने मेंटली मजबूत होके आओ। ऐसा नहीं है कि कोई आओ ले करके आपको इंडस्ट्री में आने देगा, नहीं, आपको हर तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी। और फीमेल और मेल दोनों के लिए भी बराबर हो रखा है सर। मेल्स को भी बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, ऐसा नहीं है कि आई विल जस्ट टॉक अबाउट फीमेल। मेल को भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। सबसे पहली बात तो आप अपने काम पे काम करके आओ, जो आपका क्राफ्ट है, जो आपका टैलेंट है। दूसरा, आप कंसिस्टेंसी पे ध्यान दो। चूज़ी हम तभी हो पाते हैं जब आपके पास कंसिस्टेंसी हो, या फिर आप ये तय करके आओ कि बस करना ही ये है और इसके अलावा कुछ नहीं करना किसी भी तरीके से। और डेली अपने आप को बेटर बनाने की कोशिश करो, डेली कुछ नया सीखो। अपने इंस्ट्रूमेंट में, अपने औजार में नई चीज़ें, नई ताकत, नई ऊर्जा, नया टैलेंट, नया क्राफ्ट। चाहे आप लिखने पे काम करें, बोलने पे काम करें, वाचिक पे काम करें, आंगिक पे काम करें, किसी भी रस पे काम करें, आप अपने आप पे काम करें, आप अपने आप को पॉलिश करें, आप हर जगह सर्वाइव करोगे। कभी रिजेक्शन फेस किया आपने? बहुत बार। तो कभी उस रिजेक्शन ने तोड़ा आपको? ना नहीं, ऐसा सबसे बहुत चीजें देख ली सर। वो रिजेक्शन जब आया ना, उससे पहले बहुत कुछ देख लिया। बाकी ऐसा कोई रिजेक्शन जिससे आपको बहुत बुरा लगा हो कि आपको बहुत उम्मीद थी कि मुझे ये करना है, बट वहाँ पे रिजेक्शन मिला, ऐसा कुछ? हाँ, रिजेक्शन नहीं, बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान मेरे 2-3 बड़े प्रोजेक्ट ओके यहाँ से विजय सेतुपति के साथ, और ओके लॉक होते होते जॉली LLB3 गई मेरे हाथ से। ओके। जॉली LLB3 में फाइनल हो गई थी मैं, ओके। सौरभ शुक्ला के साथ, पुलिस वाली है जी चड्डा के लिए। तो कई सारी चीज़ें गई, तो वो थोड़ा बुरा ही लगा कि हाँ, राइट टाइम पे राइट चीज़ें, चलो ठीक है। बट फिर कुदरत को देखने के बाद सब ऐसा जो होता अच्छे के लिए होता है, तो बस। अच्छा, सामने जितनी भी महिलाएं हैं आपको देख रही है, और भी जो लोग हैं, उनको कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मुझे लगता है औरत से मजबूत, औरत से खूबसूरत, औरत से नायाब और औरत से ज़्यादा गिविंग टेंडेंसी इस पूरी धरती पे भगवान ने किसी को नहीं दी। जो आपका फ़र्ज़ है वो आप पूरा करें, अपने फ़र्ज़ से पीछे ना हटें। अपने लिए भी जो आपका फ़र्ज़ है उससे भी आप पीछे ना हटें। अपने सपनों के लिए, अपने लिए, अपनी मेंटल पीस के लिए जहाँ लड़ना पड़े वहाँ लड़ें, जहाँ छोड़ना पड़े वहाँ छोड़ भी दें, लेकिन हारे ना किसी के साथ गलत करें और ना किसी का गलत सहें। बस इतनी सिंपल सी मेरी अपनी थ्योरी है जो मैं अपने ऊपर लागू करती हूँ। और बाकी महिलाएं आज के टाइम पे बहुत ही कमाल कर रही हैं, बहुत, हर फील्ड में। तो बस यही है, सबके लिए दुआएं हैं बस। चाहे वो महिलाएं देख रही हों, बच्चे देख रहे हों, डिजिटल भूमि के जितने भी दर्शक देख रहे हैं, आप सबके लिए दुआएं। एंड थैंक यू सो मच, आपने मुझे बहुत मज़ा आया मुझे आपके साथ बात करने में। इतना प्यारा प्लेटफॉर्म आप लोगों ने खड़ा किया है। मैं उम्मीद करूँगी कि यहाँ से खूबसूरत कहानियाँ निकले, सच्ची कहानियाँ निकलें। तो बस यही। साथ ही एक मैसेज उनको भी जो जिनको आजकल जेनजीज के नाम से पुकारा जा रहा है, खासतौर पे फीमेल्स। ओके जी भाई, एक तो स्पेलिंग पूरी लिखा करो, आपकी बात समझ में आओ। सीरियसली हमारे जैसे ओल्ड स्कूल लोगों को तो बहुत प्रॉब्लम होती है। अच्छा कर रहे हैं यार जेनजीज में तो जेनजी छोड़, यू आर डूइंग गुड। यही हमें सिखा देंगे, हम इनको क्या बताएंगे, क्या मैसेज देंगे। घणे तेज हो रहे हैं। हाँ, बस स्पेलिंग पूरी लिखा करो, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरी। सर आधी चीजें ऐसी आती हैं समझ में ही नहीं आता मतलब क्या लिख रहा है।
हालांकि मेरी पे बहुत स्पेलिंग मिस्टेक मैं करती हूँ, लेकिन मैं आई वुड लाइक टू से को आई वुड लाइक टू से ही लिखूंगी, ये लिखते हैं IDK। आई डोंट नो BTW बाय द वे, राइट क्या बचा रहे हो भाई, पर स्पेलिंग तो पूरी लिखो। टाइम नहीं है। हाँ, टाइम नहीं है, जेन के पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी, बट दे आर डूइंग गुड। आप देखो ना कितने यंग इन्फ्लुएंसर हैं, राइट, कमा भी रहे हैं, चीजें कर रहे हैं। अच्छा, एक हमारे टाइम पे वो साधन भी नहीं थे। हाँ कहीं सर, कह और सकते क्या। हैं। फोन, इंटरनेट हमारे सामने आया, फोन ही हमारे सामने आए हैं। हाँ, मैं बट अगर मोबाइल की बात करें, किसी के पास मेरे पास होता तो ही नहीं था। नोकिया वाला था जिसमें सांप का गेम खेलते थे। राइट। हाँ, तो मेरे पास तो 1100 वही, हाँ, हाँ, 3 दिन में एक बार चार्जिंग पे लगता था वो फोन। अभी देखो सब क्या हाथ वो में मारने के भी काम आता था, ईंट की तरह। ना, मारा नहीं मैंने, मेरे को लगता था टूट गया तो कहाँ से आएगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि जी, आपने you so अपनी ज़िंदगी के बारे में और जो हमारे साथ विचार साझा करे, शायद हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो ये थे हमारे साथ अंजलि सिंह हुड्डा जी, और इनको हम आगे के करियर के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, और आशा करते हैं कि आगे का जीवन इनका खुशियों से भरा रहे और इनको बॉलीवुड में और बड़ा बड़ा बहुत सारा काम मिले। थैंक यू सो मच। तो इसी के साथ मैं सौरभ शर्मा यहीं पर विराम लूँगा। नई और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें डिजिटल भूमि। धन्यवाद।